गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्म की इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ़र्म की इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फ़र्म की इनकम किस किस हेड से हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी से फ़र्म की कोई इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि फ़र्म कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। तो सैलरी के आगे मैंने नील लिख दिया है सिर्फ इसलिए कि आपके समझ में आ जाए। सेकेंड थिंग, दूसरा जो हेड हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर फर्म के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो रेंट पे देती है तो उससे जो इनकम है वो भी हमारी फर्म की इनकम हो सकती है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, फ़र्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बिज़नेस ही करेगी। फ़र्म का मतलब बिज़नेस भी हो सकता है, बिज़नेस के अलावा भी फ़र्म और भी कई काम कर सकती है। तो इसका मतलब फ़र्म की इनकम जो है बिज़नेस हेड के अलावा भी दूसरे हेड से हो सकती है। सिर्फ एक सैलरी हेड ऐसा है जहाँ से उसकी इनकम नहीं हो सकती। अब हम बिज़नेस हेड की बात करते हैं। तो बिज़नेस या प्रोफेशन की इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब जब आपके पास बुक प्रॉफिट आ जाएगा उसमें से आपको लेस करना है जो वर्किंग पार्टनर्स को आपने रेम्यूनरेशन देना है। जो दिया है वो नहीं, जो देना है वो आपको लेस करना है। और वो वर्किंग पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन हमने देना है वो हमने कैलकुलेट कैसे करना है। एक तो अंडर सेक्शन 40B जो मैंने आपको क्लियर किया था कि बुक प्रॉफिट का पहले 3 लाख का 90% और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर एंड बैलेंस का 60%, और अगर लॉस हो तो 1.5 लाख ही आपको रेम्यूनरेशन बनता है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 40B जो आपका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करके आएगा वो आपको देखना है, और एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो आप दे चुके हो वो आपको देखना है। इन दोनों में जो लीस्ट अमाउंट हो यानी जो कम अमाउंट हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ पर, कहाँ से, बुक प्रॉफिट पे से। तो आप थोड़ा सा, मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ, जूम नहीं करूँगी अदरवाइज़ आपको पूरा नज़र नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो बुक प्रॉफिट है माइनस रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स है अकॉर्डिंग टू रूल। जो अंडर सेक्शन 40B या एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ लेस, उसमें आपको जो कम वाला अमाउंट है वो माइनस करके जो आएगा हमारा वो मेरी बिज़नेस इनकम होगी। ठीक है, तो पहले सैलरी में से तो कोई इनकम हुई नहीं। अब बिज़नेस इनकम अगर ऐसी है कि हमारा कुछ पैसा आ गया है बिज़नेस में से तो बिज़नेस इनकम कहलाएगी। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बस इसके लिए आपको मेन चीज़ है कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन किस तरीके से देना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब बिज़नेस इनकम निकालने के लिए आपको दो मेन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हो गया बुक प्रॉफिट और दूसरा हो गया अंडर सेक्शन 40B वर्किंग पार्टनर को देने वाला रेम्यूनरेशन। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बिज़नेस हेड की इनकम कैलकुलेट करना। तीसरा जो हेड है, एक्चुअली चौथा हेड है, दैट इज़ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन से भी कोई इनकम अगर होगी तो हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में भी कोई भी इनकम हो सकती है, डिविडेंड की हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको वो भी लिखते रहिए। ठीक है, अब हम सारे हेड्स की इनकम को टोटल कर लेंगे। सारे का मतलब कितने हेड्स हुए हमारे फर्म के लिए, 4 हेड्स, क्योंकि सैलरी को हम नहीं ऐड करते इसमें। ठीक है, तो आपने क्या किया, चारों हेड्स को ऐड कर दिया तो क्या आ गया हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ठीक है, अब इसमें से जो भी फर्म को डिडक्शंस मिलती हैं, फर्म को डिडक्शंस 80C से 80U के बीच में कई सारे डिडक्शन है जो फर्म को अवेलेबल हैं। वो डिडक्शंस आपने, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये डिडक्शन हमें मिली हैं तो आप उसको भी लेस कर दोगे, और उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा टोटल इनकम। ये आप देख सकते हो टोटल इनकम आ गया। यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या सैलरी नेल हो गई। बिज़नेस इनकम हमारा कैसे निकालेंगे, बुक प्रॉफिट में से जो वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना चाहिए वो लेस करेंगे, और क्या देना चाहिए इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं। अंडर सेक्शन 40B कैलकुलेट कीजिए, और एक्चुअल जो रेम्यूनरेशन आपने दे रखा है वो, उन दोनों में से जो कम वाला अमाउंट है वो आप माइनस करोगे बुक प्रॉफिट में से, देन यू विल गेट योर बिज़नेस इनकम।
right? Now the next head is capital gain. So if there is any income arising out of sale of capital assets, कोई भी capital assets की सेल पर वगैरह हुई है, ट्रांसफ़र हुआ है और उससे अगर आपको कोई गेन हुआ है तो वो भी आप ऐड कर लोगे. फिर अदर सोर्सेज में भी बहुत टाइप की इनकम हो सकती हैं, वो भी आप ऐड कर लोगे, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा. नाउ यू विल हैव टू डिडक्ट द वेरियस डिडक्शंस जो ATC और ATU के बीच में कहीं आ सकती हैं. तो अगर फर्म को कोई डिडक्शन मिलती है और फर्म ने वहाँ डिडक्शन ले रखी है, देन आप उसको माइनस करोगे, ठीक है, एंड देन यू विल गेट टोटल इनकम. तो यहाँ तक हमारा काम हो गया. अब टोटल इनकम पर हमने निकालना है टैक्स. तो टैक्स निकालने का सिस्टम वही होता है जो नॉर्मली हमने इंडिविजुअल में चेक किया था. क्या कि अगर हमारी टोटल इनकम में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम ऐसी है जो 111A से रिलेटेड है, तो उस पर 15% से टैक्स लगेगा, ठीक है. क्या हमारी इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 2 सेक्शन से हो सकता है, 112 और 112A. ये आप इंडिविजुअल के चैप्टर में इन डिडक्शंस को और कैपिटल गेन के चैप्टर्स में भी इन डिडक्शंस को अच्छे से कर चुके हैं. तो यहाँ पर अब हम इनको रिपीट नहीं करेंगे. सिर्फ आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें अपनी टोटल इनकम में एक बार झांक के ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर ये इनकम मौजूद है या नहीं है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे देखा, अगर तो 112 में आ रहा है तो 10 और 20%, जो भी आप 10% हम तब करते हैं जब हम इंडेक्स नहीं करते, और जब हम इंडेक्स करते हैं देन हम 20% टैक्स लगाते हैं. तो ये डिपेंड करेगा कि उस समय क्या सिचुएशन है. और 112A यानी 112A में फ़िक्स अमाउंट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% से ही टैक्स लगेगा. ओके. नाउ लॉटरी वगैरह की कोई इनकम है, हॉर्स रेसेस की और इस तरीके की कोई भी इनकम है, उस पर आपका 30% से टैक्स लगता है, ठीक है. और बाकी अब कोई भी और इनकम बच जाती है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी वगैरह हो गया, इसके अलावा फर्म की जो भी इनकम बचेगी उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा. इंडिविजुअल HUF में जैसे टैक्स का स्लैब था, ऐसा यहाँ कोई स्लैब नहीं है, और फर्म की कोई भी इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड नहीं है. जिस तरीके से इंडिविजुअल में कहा जाता था या HUF में कि 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है. फर्म को अपनी इनकम पर टैक्स देना ही देना है, उसके लिए यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं है. तो इस तरीके के रेट्स चेक कर लिए और उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस बचा उसके ऊपर भी 30% लगा दिया. और उसके बाद सरचार्ज की बारी आती है. तो सरचार्ज फर्म को तब देना है अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो. हालांकि इंडिविजुअल में आपको पता सरचार्ज हमारे पास परसेंटेज है, 10% भी है, हमारे पास 37% का रेट भी है, 25 का भी है, 15 का भी है. लेकिन यहाँ पर फिक्स रेट है, 1 करोड़ से ज़्यादा होते ही आपको 12% सरचार्ज देना होगा, ठीक है. और उसके बाद फिर आता है मार्जिनल रिलीफ का. अगर मार्जिनल रिलीफ आपको मिल रहा है देन आपको लेस करना होगा, वो डिपेंड करता है जो रूल्स आपको बताए गए हैं, ठीक है. एंड बाद में फिर ऐड करेंगे आप HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपका 4% है. ये सभी एसेसेस के लिए 4% है. तो एक बार फिर से देख लें टैक्स कैसे निकाला हमने. डिफरेंट आइटम्स पे अलग अलग रेट से टैक्स निकाला. जब मैं सारे टैक्स को ऐड कर दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा टोटल टैक्स, ठीक है. अब अगर मैंने कोई TDS दे रखा है या कोई एडवांस टैक्स दे रखा है या कोई रिलीफ वगैरह मुझे मिल रहा है, देन मैं सब उसमें से यानी कि टोटल टैक्स में से मैं ये चीज़ें माइनस कर लूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल बाय फर्म, ठीक है. तो ये है हमारा तरीका कि इस चीज़ का फर्म की इनकम के ऊपर टैक्स निकालने का. तो सबसे पहले हमने देखा GTI कैसे काउंट करते हैं, फिर टोटल इनकम एंड देन टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो पहले आपने दे रखा है वो माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द टोटल टैक्स पेबल बाय फर्म, ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो है कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे. मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा.
हाँ जी, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर हैं एक फॉर्म में, ठीक है, विद एक्स बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर, मतलब एक्स जो है उसमें नॉन वर्किंग है, बाकी वाई और जेड जो है वो काम करते हैं। इसका मतलब ये है प्रॉफिट जो है हमारे पास इस तरीके से हैं। ये आपको एक P&L अकाउंट दे रखा है, आप देख सकते हो नीचे नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, और ये बहुत सारी आइटम्स इधर डेबिट कर रखी हैं और इधर बहुत सारी आइटम्स हमारी क्रेडिट कर रखी है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे कैलकुलेट करना, पहले मैं सारी एडजस्टमेंट देखूंगी। सैलरी है सबसे पहले वाला पॉइंट मैं ले रही हूँ, सैलरी इंक्लूड पार्टनर सैलरी। वाई को 15,000 दे रखा है, जेड को 10,000 दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है। वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी दी है, नहीं सॉरी वर्किंग पार्टनर को, हाँ ठीक है, एक्स नॉन वर्किंग था, बाकी वाई और जेड तो वर्किंग पार्टनर है। तो 15 और 10, ये जो सैलरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली सैलरी, ये सैलरी में वाई और जेड को दी गई सैलरी भी शामिल है, और वाई और जेड की सैलरी टोटल मैं चेक कर लेती हूँ 25 25 आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे चेक करूँ ज़रा सैलरी कितनी है, 1 लाख सैलरी है। इसका मतलब बाकी की 75 किसको है, ऑब्वियसली जो आउटसाइडर्स है उनको है। ऐसा नहीं है ना कि सारा काम आप अपने पार्टनर से लेते हैं, और वो लोगों को भी तो हो सकता है अपने बिजनेस में एम्प्लॉय रखा हुआ हो, तो 75,000 तो बाहर के लोगों को दे रहे हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन जो आप रेमुनरेशन दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो पार्टनर को, उसके ऊपर ज़रूर ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसलिए हम इसको एक बार वापस नेट प्रॉफिट में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स एडमिसिबल बाय डिपार्टमेंट है 12,500। मैं चेक कर लूँ, वेयर आर बैड डेट्स, देयर आर 2 आइटम्स इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। एक है बैड डेट्स और एक है बैड डेट्स रिजर्व। याद रखिएगा जो बैड डेट्स रिजर्व होते हैं वो डिसअलाउड में आते हैं, ठीक है। बैड डेट्स रिजर्व आपके डिसअलाउड में आते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी नाम और अमाउंट दे रखा है, इसको आपने डिसअलाउ करना है। लेकिन जो बैड डेट्स हैं वो अलाउड है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई बैड डेट्स जितने आपने दिखा रखे हैं वो मुझे जच नहीं रहे, मेरे हिसाब से तो बैड डेट्स जो है 12,500 की होने चाहिए। मैं चेक कर लेती हूँ, बैड डेट्स यहाँ दे रखे हैं 15,000 के, तो इसका मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, वो मैं डिसअलाउड कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट आ रहा है तीसरा पॉइंट, फर्नीचर परचेज्ड बाय एक्स फॉर पर्सनल यूज़ इज इक्वल टू दिस हैज़ बीन डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक्स है जो एक पार्टनर, उसने 10,000 का फर्नीचर अपने घर के लिए लिया है, लेकिन उस 10,000 रुपये को इन्होंने क्या कर रखा है, इस सन्ड्री एक्सपेंसेस में ऐड कर रखा है। भाई ये तो पर्सनल खर्चा हो गया, तो आप इसमें से 10,000, 20,000 का आइटम है ना, शायद 20,000 ही है, हाँ 20,000 है, 20,000 रुपये में से 10,000 आपने पर्सनल हटाने हैं, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10,000, ठीक है, कारण क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, डोनेशन पर इंक्लूड्स डोनेशन टू अ लोकल स्कूल। ऊपर अभी हम देखेंगे कि डेबिट साइड में कोई डोनेशन दे रखी है, उसमें डोनेशन एक लोकल स्कूल को दे रखी है 3500 रुपये की। याद रखिए इस तरीके की कोई डोनेशन आपको अलाउड नहीं होती है। हाँ, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई जगह हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो नेशनल लेवल का है, उस तरीके के को तो दे रहे हो तो आपको डोनेशन फिर भी एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है, चाहे आपने चेक से दिया या कैश दिया। टू ए क्लब को भी कोई डोनेशन दे रहे हो, भाई क्लब को डोनेशन देना या लोकल स्कूल को डोनेशन देना, पहली तो बात है ये कोई बिज़नेस का एक्सपेंसेस नहीं है। और अगर चलो मान लिया जाए कि हम डोनेशन दे रहे हैं और ATG में क्या हमें डिडक्शन मिलेगी, तो ATG में डिडक्शन लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो आप ATG के वीडियो में आप देख चुके हो क्लियरली, कि हम डोनेशन किस किस को दे सकते हैं। अगर हम किसी को भी डोनेशन दे देते हैं और वो ATG में नहीं आती, तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है। तो ये दोनों डिडक्शन तो आपको नहीं मिलेंगी। आगे और चेक कर लेती हूँ मैं, ट्रेड एसोसिएशन को 500 रुपये की भी डोनेशन दे रखी है। अब ट्रेड एसोसिएशन क्या है, आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन जो है, जैसे एक तरह से यूनियन हो जाती है वर्कर्स की, ऐसे ही बिजनेसमैन के भी कुछ एसोसिएशन टाइप के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, एसोसिएशन बन जाती है जो बिज़नेस के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर बनना और उसके डोनेट करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। इसकी डिडक्शन आपको मिल सकती है 500 रुपये की, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं चेक करना चाहूँगी कि डोनेशन का अमाउंट है कितना, कहीं दिखाया है आपको डोनेशन का अमाउंट, हाँ ये रहा, चैरिटी एंड डोनेशंस, ये कितना दिखा रखा है 5,000। तो हिसाब हमारा हो गया पूरा, क्या क्या,
कि एक तो लोकल स्कूल को दे रखी है वो अलाउड नहीं होगी, एक क्लब को दे रखी है वो अलाउड नहीं होगी, और ये जो 500 रुपये की डोनेशन है बस यही अलाउड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एज ऑन 1/4/2019 को उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये था, एक्स ने दिए थे 2 लाख, वाई ने 1 लाख और जेड ने 1 लाख। अब आप क्या सोचोगे कि कैपिटल का अमाउंट बताने का क्या लॉजिक है? लॉजिक बिल्कुल है, क्योंकि मैं भी कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया गया है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ना कि 12% से ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ, इसीलिए वो कैपिटल के बैलेंस हमें दे रहा है, अदरवाइज़ वो क्यों देगा, राइट। तो एक बार हम चेक कर लें ज़रा। हाँ, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ना, तो एक्स को दे रखा है 50,000। ओह माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। इसकी कैपिटल है कितनी? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है ना, 12% से हिसाब लगाओ 24,000 बनता है, नीचे वाले का 12,000 बनता है और नीचे वाले का 12,000 बनता है। इसका मतलब होता है 20, पता नहीं कितना ज़्यादा दे रखा है, कहने का मतलब ये। ठीक है, 2 लाख के ऊपर 50,000 तो आप इंटरेस्ट ही दिए जा रहे हो उसको, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। तो 12% छोड़कर बाकी का अमाउंट जो है हम डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं कोई पॉइंट और रह गया हो तो, मेरे ख्याल से और पॉइंट कोई नहीं है। नहीं, एक पॉइंट और भी दे रखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया है एक बोनस। ऑफिस एक्सपेंसेस में एक अमाउंट इंक्लूड कर रखा है, बोनस टू पार्टनर्स। पहली तो बात है कि जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो ऑफिस से रिलेटेड होने चाहिए, पार्टनर को जो कुछ दे रहे हो वो उसमें डाली क्यों रहे हो? इसका मतलब एक तो वो बात गलत कर दिया आपने। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि बोनस जो है रेम्यूनरेशन का पार्ट है, और मैंने कहा था कि जितना भी रेम्यूनरेशन आप डेबिट साइड पर देखो वो एक बार तो सारा डिसअलाउ कर दो, उसके बाद हम 40B के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या देखूंगी कि ऑफिस एक्सपेंसेस में एक्स, वाई और जेड के नाम के रेम्यूनरेशन ऐड कर रखे हैं 1000 और ये, तो इसका मतलब ये टोटल मेरे हिसाब से बनता है 5,000। ठीक है, 5,000 हम वहाँ से डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है जी, अब आ गया आखिरी पड़ाव हमारा कि वो क्या कह रहा है, कंप्यूट द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड टोटल इनकम of the firm for the relevant assessment year. ठीक है, okay, and also calculate the share of each partner in the firm. The firm does not fulfill the condition of section 184. चलो जी, ये तो बात ही खत्म हो गई, हमारा काम इसने कम कर दिया। क्या कम कर दिया? अब आपको 40B में कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 184 की कंडीशन पूरी करता तब मैं ये चेक करती कितना दिया है, कितना उसको देना चाहिए था, उसमें कम कौन सा है वो देना है। लेकिन अब तो वो कह रहा है देना ही नहीं है, कारण वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 184। सो यहाँ पर वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ फर्म। फर्म का नाम दे रखा हो तो फर्म का नाम लिख लीजिए, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले मैंने उठाया नेट प्रॉफिट, जो आपको P&L में नेट प्रॉफिट दिया है उसको उठाना है, आपने लिख लिया। अब आप देखो कि क्या क्या ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी अभी हमने पूरा एक तरीके से क्वेश्चन को देख लिया है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई होंगी जो डिसअलाउड है। जैसे चैरिटी एंड डोनेशन 5,000 की थी और आपने देखा कि उसमें से एक तो 1,000 और एक शायद, एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं, गलती ना हो जाए हमसे, कितनी है एक बार देखें, 3500 और 1,000। ठीक है, 3500 और 1,000 का मतलब समझते हैं, यानी 4500 रुपये तो डिसअलाउड है और 500 सिर्फ अलाउड है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ चैरिटी और डोनेशन में आप यहाँ पर 4500 लिख दो, 4500। पर आप सोचोगे कि अरे ये 5,000 क्यों लिख दिया, इसने तो सारा ही डिसअलाउ कर दिया। उसने क्या किया है, सबसे पहले सारा अमाउंट उठा के डिसअलाउ कर दिया, फिर जितना अलाउ करना चाहिए, यहाँ देखो आप, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, डोनेशन टू ट्रेड एसोसिएशन बिजनेस एक्सपेंडिचर है। अब आप सोचोगे कि मैडम 80G में क्यों नहीं आया? भाई 80G वाला डिडक्शन नहीं है, 80G डोनेशन अलग टाइप का होता है। ट्रेड एसोसिएशन को डोनेट करना वो 80G में नहीं आता है, वो आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अमाउंट, ये वाला पॉइंट आपको कई क्वेश्चन में दिख सकता है। कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत, 80G में नहीं आएगा, ये यहीं पे ही माइनस होगा, मतलब नेट प्रॉफिट के P&L के डेबिट में ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे चैरिटी एंड डोनेशन में 45 कर दो, मेरे हिसाब से तो वो भी सही है। दो एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक बार आप पहले 5,000 आप प्लस कर रहे हो, फिर 500 आप माइनस कर रहे हो, इससे बेटर आप 4,500 ही प्लस कर दो। ठीक हो गया,
दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। बैड डेट्स रिजर्व, मैंने कहा था सारे के सारे डिसअलाउ होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं डिसअलाउड आइटम्स। उसके बाद बैड डेट्स में उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि भाई कुछ अमाउंट ऐसा है 12,500 अलाउड है, 15,000 अलाउड नहीं है। तो आप ये पता नहीं ये क्वेश्चन वाला क्यों डबल एंट्री कर रहा है, ये 15,000 पहले प्लस कर रहा है और यहाँ पर देखो 12,500 माइनस कर रहा है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको सिर्फ 2500 यहीं डायरेक्ट लिख दो और बात ख़त्म करो, ठीक है। आप चाहो तो एक और अच्छा तरीका बता सकती हूँ मैं आपको, जब आप यहाँ लिखोगे ना बैड डेट्स, इसके साथ ब्रैकेट में लिख दो कि नॉट एडमिजिबल अमाउंट एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब वो क्लियर हो जाएगा, पढ़ने वाले को एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप ये बैड डेट्स 2500 रुपये किस बिहाव पर लिख रहे हो। आप यहाँ ब्रैकेट में बल्कि माइनस करके दिखाओ 15,000 माइनस 12,500, ताकि देखने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पे भी एंट्री करूँ, फिर मैं यहाँ पे भी एंट्री करूँ, कुछ लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। 2 एंट्री की ज़रूरत नहीं है, 1 एंट्री से काम चलाओ आप। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी ये भी है, यहाँ पे भी एक गड़बड़ कर रहा होगा। ये सारा का सारा देखा, इसने लिख दिया ना सारा का सारा अमाउंट, एक बार तो यहाँ लिखेगा और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड कहाँ गया, नहीं यहाँ पे तो इसने थोड़ी समझदारी दिखा दी है अभी, यहाँ इसने समझदारी दिखाई है। ये इसने इंटरेस्ट जो भी, ओहो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, सेक्शन 184 में हम नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब हमें रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट सारा का सारा ही नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। इसलिए आपने 1 लाख पूरा का पूरा जितना इंटरेस्ट आपने दे रखा है सारा डिसअलाउ कर दो। अगर ये दे रखा होता ना 184 की कंडीशन फुलफिल करता है, देन आप क्या करते, यहाँ पर सिर्फ 12% छोड़कर बाकी का आप दिखाते। अब नहीं दिखा सकते, अब तो 20 का 20% ही डिसअलाउड है, ठीक है। रेम्यूनरेशन पार्टनर को क्या क्या दे रखा था, मेरे ख्याल से 2 जगह दे रखा था, एक 15,000 एक था, 10,000 एक था। चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या दे रखा है, देखते हैं यहाँ से क्या क्या दे रखा है, एक बार चेक करें। एक तो इंटरेस्ट, हाँ कमीशन, एक तो कमीशन दे रखा है XYZ को 3, 15, 10 और 5, तो कितना हो गया ये 15 और 10 25 एंड 5 30,000, तो ये डिसअलाउड हो गया। और क्या देखते हैं, और सैलरी में भी तो था ना कुछ, सैलरी 2 लोगों की सैलरी थी 15 और 10 25, तो आ जाइए, आप समझ में आ गया। यहाँ पे आओ, सैलरी और बोनस, सैलरी हो गई हमारी 25 और बोनस हो गया हमारा 30, ठीक हो गया, सारा डिसअलाउ करना है। चलिए अब आ जाते हैं फिर आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस पर। सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी उसने कहा था कि फर्नीचर आपके घर का है, तो इसलिए आपको यहाँ बिज़नेस खर्चा नहीं दिखाना है, तो आपको क्या करना है, वो 10,000 आपको डिसअलाउ करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ गए हम, अब क्या क्या माइनस कर सकते हैं। अब हम क्रेडिट साइड पे आ जाएं। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारे लिए बिजनेस का खर्चा होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये ध्यान में रखना, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या चीज़ है भाई। जब कोई भी बैड डेट्स होते हैं तो मैं डेबिट साइड पे दिखाती हूँ, लेकिन अगर पिछले कोई बैड डेट्स आप किसी पर्सन ने कोई पैसा लेके, मान लो जी कोई कस्टमर भाग गया हमारा पैसा लेके, नहीं दे गया पैसा, तो हमने क्या किया, उसको फटाफट यहाँ डेबिट में डाल दिया। लेकिन हो सकता है जो पहले कहीं चला गया हो, वो उसने शराफत दिखाई, वो आया और उसने अपने पैसे जो है जो देने थे उसमें से कुछ पैसे या सारे पैसे हमें कहा जी लो जी पकड़ो मेरा उधार, तो रिकवर हो गया ना। तो जैसे रिकवर हुआ वो आपका क्या हो गया, आपकी इनकम बन गई, ठीक है। तो आप उसको इनकम दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये अमाउंट सही दिखा रखा है। बैंक इंटरेस्ट आपका अदर सोर्स की इनकम है, कितनी है, 3,000 है। चलिए जी, कहाँ गया बैंक इंटरेस्ट, यहाँ से हटाइए। बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्सेज की इनकम है भाई, बिजनेस में नहीं जानी चाहिए। 3,000 हो गया। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ। आपने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं, हम नेट प्रॉफिट में सारी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सारा कुछ कराने के बाद मैंने देखा ये मेरी बिजनेस इनकम आ गई, ठीक है, आ गई ना। अब आपको करना है टोटल इनकम निकालनी है। पहले तो मैंने बिज़नेस इनकम निकाली, सैलरी से मेरी होती नहीं है इनकम कोई भी। अब फर्म की इनकम निकालने के लिए क्या करना है, सारे हेड्स उठाओ भाई। बिज़नेस इनकम का हेड हो गया, ये देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया, 2,09,000 लिख दिया मैंने। और अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट की इनकम मेरी कितनी थी, ज़रा चेक करें, 3,000 की थी। GTI हो गई मेरी ये। डिडक्शन चेक कर लेते हैं। अब डिडक्शन की बात करते हैं तो डिडक्शन फॉर डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। अब आप कहोगे ये 3,500 रुपये यहाँ कैसे आ गए। 3,500 रुपये की डिडक्शन आपको 80G में तो मिल सकती है,
लेकिन बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। कारण भाई किसी भी बिजनेस को स्कूल को डोनेट करना कोई बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है। कोई हाँ कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहा है तो सरकार उसको कहेगी कि ठीक है आपको ATG में तो डिडक्शन हम दे देंगे, लेकिन हम आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस के तौर पे उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। तो वहाँ पर आप देखना 3500 रुपये, क्योंकि क्वालिफाइंग डोनेशन में आ रहा है इसलिए इसका 50% जाएगा, 1750 हो गया एंड आपको टोटल इनकम आ गई 2,10,250। यहाँ तक बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। तो आपने देखा जिस तरीके से मैंने बताया था कैसे निकालना है, कैलकुलेट करना है टैक्स, टोटल इनकम हमने निकाल ली। अब हम करेंगे, अब हमसे दूसरी बात क्या पूछी जा रही है, एक तो हमने प्रॉफिट निकाल के दिखा दिया, ओके, टोटल इनकम निकाल के दिखा दी, ओके। अभी हमें एक और चीज़ करनी है, दैट इज़ शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, अब हमें हर पार्टनर का शेयर बताना है, भाई फर्म से हर पार्टनर को क्या क्या मिला है। शेयर यहाँ पर बिज़नेस की इनकम, मतलब एक तरीके से जो फर्म की इनकम है ना उसमें से पूछ रहा है क्या क्या मिला है। ठीक है, वैसे तो उनको देखो कमीशन भी मिला है, वैसे उनको सैलरी भी मिली है, वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि आपको फर्म की टोटल इनकम में से, ये टोटल इनकम देख रहे हो ना 2,10,250, इसमें से क्या क्या मिला है। अभी इसमें से ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो इसको टैक्स तो दो। 2,10,250 पर 30% टैक्स लगाया, ना तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऐसा, ना कोई लॉन्ग टर्म है, ना कोई लॉटरी है। इसका मतलब जो भी इनकम है उसके ऊपर 30% से टैक्स लग जाएगा। तो मैंने 30% से फ्लैट टैक्स लगाया, HEC जोड़ा 4%, ये मेरा आ गया 65,598। तो मेरी फर्म की इनकम ये थी, इसमें से सरकार ने मेरे से 65,000 समथिंग ले लिए। ठीक है, तो 65,000 समथिंग लेने के बाद अब जितना बचेगा वो हम तीनों पार्टनर, कौन कौन थे हम, XYZ में कितने कितने रेशो में बढ़ जाएगा। क्या इसने रेशो दिखा रखा है हमारे को, नहीं दिखा रखा, अरे हाँ दिखा रखा है, इक्वल। तो तीनों पर्सन में इक्वल इक्वल बांट दो। समझ में आया। तो आपसे 3 चीज़ें पूछी गई थी, आपने तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके बता दी। बस ध्यान देना है कि डेबिट साइड पे जो चीज़ें हैं वो सही लिखी हैं या नहीं, क्रेडिट साइड पे जो कुछ है वो सही लिखा है या नहीं, सब चीज़ें आपको ऐसे देखनी है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।